अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आज मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मैं आपको वापसी बता देता हूं कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में प्रीलियम पेपर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर अभी तक हम आईजे के कोचिंग सेंटर के अब ये समझ लें कि आईजे के कोचिंग सेंटर के हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, फिर उसके प्रीलियम पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। आज के दिन हमारे पास है डीजे साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है डीजे साइंस कॉलेज। आज इसके दिन हम प्रीलियम पेपर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए पर आते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए। यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट का हमने मालूम करना है जो कि ग्रुप 5A से बिलोंग करता है और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल जो था वो हमने डीजे साइंस कॉलेज आईजे के कोचिंग सेंटर के अंदर भी देखा था। अब देखें ये ग्रुप 5A से बिलोंग करता है, ग्रुप 5A से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि उसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दें और बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो p ऑर्बिटल में डाल दें। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है तो s में 2 डाल दें और p में 3 डाल दें। अब होगा क्या कि s ऑर्बिटल में 2 हैं, थर्ड पीरियड से वो बिलोंग कर रहा है तो आप क्या करें कि यहाँ पे 3 लगा दें और यहाँ पे भी 3 लगा दें तो ये हो जाएगा 3s2 3p3। अब एटॉमिक नंबर बताना है, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी हो जाएगा 1s2 2s2 और साथ में आ जाएगा 2p6। अब यहाँ पे आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। जैसे 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15। तो एटॉमिक नंबर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 15। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आर एस एच के अंदर कौन सा होता है। तो देखिए आर एस एच बेसिकली कहलाता है थायो अल्कोहल। आर एस एच जो होता है ये कहलाता है थायो अल्कोहल। थायो जो होता है वो सल्फर के लिए वर्ड यूज किया जाता है तो आप थायो को देखते के साथ इसको टिक कर सकते हैं। OH का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, सॉरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O। तो अगर आपको आर एस एच का नहीं भी पता तो आपको पता है ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो इसलिए आप डायरेक्टली थायो अल्कोहल पे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपसे सवाल किया जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जिसके अंदर कौन सा हाइड्राइड ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर मीथेन के पास बात करें तो मीथेन के पास तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगा। एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर भी जो एल्यूमिनियम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है ये। इसी तरह से अगर हम सोडियम हाइड्राइड की बात करें NaH2 तो इनके दरमियान में आयनिक बॉन्ड होता है और इनके पास कोई लोन पेयर नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करेंगे अमोनिया की तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और साथ में 3 हाइड्रोजन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। तो ये अमोनिया जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमसे सवाल किया जा रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अल्केन्स। अल्केन्स के बारे में हमने गलत स्टेटमेंट बतानी है। अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है, ये बात तो सही है। अल्केन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एसाइक्लिक होता है। एसाइक्लिक का मतलब होता है कि उसमें साइकिल एब्सेंट होता है, तो ये बात भी सही है। और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये वाली बात भी सही है। अब अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ये भी सही है। अल्केन्स के अंदर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp होती है, ये बात गलत है क्योंकि अल्केन्स के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। तो हमें बताना क्या था, हमें बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी वाली है कि अल्केन्स के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दिस गैस इज यूज्ड इज इन वेल्डिंग। ये कौन सी गैस है जो कि वेल्डिंग के तौर पे यूज की जाती है। वेल्डिंग के लिए एसिटाइलिन को यूज किया जाता है, इसको इथाइन भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इथाइन भी कहा जाता है। एसिटाइलिन का फॉर्मूला है C2H2। ये जो एसिटाइलिन है इसका फ्लेम होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास। 3000 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ये फ्लेम जो है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम कहलाता है, जो कि किसी भी आप ये समझ लें किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए काफी होता है। तो हम यहाँ पे एसिटाइलिन को यूज करते हैं गैस वेल्डिंग के तौर पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब 2 मोल्स इथाइल क्लोराइड के सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या चीज बनेगी। ये इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड 2C2H5Cl लिखा हुआ है, आपने इसको 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल से यानी 2Na से रिएक्ट करवाया। आगे जाके क्या होगा कि देखें 2 क्लोरीन है ना,
ये दो क्लोरीन 2 सोडियम से रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे 2NaCl। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दो C2H5 है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, C2H5 एक, फिर C2H5 दूसरा, टोटल 4 कार्बन एटम हो जाएंगे, ये बन जाएगा C4H10 विच इज कॉल्ड ब्यूटेन। तो हमारे पास सही आंसर होगा कि 1 मोल ब्यूटेन का बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। 2 मोल्स ब्यूटेन के नहीं बनेंगे इसलिए गलत हो गया। 1 मोल इथेन का नहीं बनेगा ये भी गलत, और 2 मोल्स इथेन के भी नहीं बनेंगे ये भी गलत। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है ऑर्बिटल्स का मिक्स होना। एग्जिस्टिंग ऑर्बिटल्स जो है उनको मिक्स करते हैं, वो मिक्स होते हैं तो हमारे पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप एग्जैक्टली सेम होती है। आगे बोले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in the gaseous species of MnO+3 and CO+3 are respectively। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो जो मैग्नीज है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके पास 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीज के पास जो होता है वो 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं एक काम करता हूँ आपको नीचे इसकी करके दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या तो साइट पे दिखा देता हूँ। एक सेकंड वेट अ मिनट, मैं आपको मैग्नीज भी दिखाता हूँ करके। यहाँ पे जगह नहीं है, इधर कर देते हैं। देखिए मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज के पास होते हैं 25 इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट के पास होते हैं 27 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज ने भी क्या किया, +3 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कोबाल्ट ने भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो पहले 25 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर हो जाएगा 4s2 और ये हो जाएगा 3d5। पहले तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी तो 4s ऑर्बिटल तो पूरा चला जाएगा और 3d ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो यहाँ पे बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो d के अंदर ये चारों अनपेयर्ड फॉर्म के अंदर रहेंगे, तो चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे। तो मैग्नीज Mn+3 के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। अगर कोबाल्ट की बात करते हैं तो कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2 के बाद आएगा 2s2 2p6 3s2 के बाद 3p6 फिर आएगा 4s2 और 3d7। अब देखें जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी तो यहाँ पर से 4s ऑर्बिटल तो पूरा चला गया, 3d7 में से 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो यहाँ पे बचेंगे 3d6। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे जरा इसको देखते हैं। हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले अनपेयर्ड आ गए, फिर कोई सा 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पे हम पेयर कर देंगे तो इसके पास भी 4 अनपेयर्ड बचेंगे, 4 अनपेयर्ड बचेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि Mn+3 हो या CO+3 हो, दोनों के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैं एक सेकेंड अब लेकर आ जाऊं उसको, एक सेकेंड। हौसला 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 हौसला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। आगे क्या लिखा हुआ है? किप्स एपरेटस जो होता है वो हम यूज करते हैं H2S गैस को प्रिपेयर करने के लिए। किप्स एपरेटस की इक्वेशन भी लिख देता हूँ, आपको याद आ जाएगी। यहाँ पे आयरन सल्फाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, लेबोरेटरी प्रिपरेशन है H2S की। तो आयरन जो होता है वो SO4 से रिएक्ट करके बना लेते हैं FeSO4 प्लस जो हाइड्रोजन है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके बना लेते हैं H2S। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बोलना है कि एन आइसोमर ऑफ एसीटोन इज, एसीटोन का आइसोमर क्या होगा? एसीटोन का फॉर्मूला लिख लें। तो पहले तो आइसोमर के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है ना। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। जहां पे फॉर्मूला सेम होगा ना, जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा होगा वहां पे बात करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCHO बन ही नहीं सकता। अब कटाओ इसको। डाइथाइल ईथर के अंदर देखते हैं। डाइथाइल ईथर के अंदर फॉर्मूला क्या है? C2H5O और फिर साथ में C2H5। ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 और 2 4 कार्बन है, एसीटोन में तो 3 कार्बन एटम है। ये भी सही आंसर नहीं हो सकता, इसको भी कटाएं। एसिटल्डिहाइड के अंदर 2 कार्बन एटम होते हैं तो ये क्या हो जाएगा? CH3CHO। इसके अंदर 2 कार्बन एटम है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। प्रोपाइनल्डिहाइड क्यों हो सकता है? क्योंकि प्रोपाइनल्डिहाइड के अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पे आ जाएगा CHO और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2। देखें अब यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है, 5 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 5 हाइड्रोजन क्यों है? मैंने गलत लिखा है ना, 5 हाइड्रोजन थोड़ी ना होंगे। यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएंगे? यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। प्रोपाइनल्डिहाइड अब देखें यहाँ पे, अब देखें 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हैं और इसी तरह से 3 कार्बन है, दोनों साइड पे 1 ऑक्सीजन है। तो ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे सवाल क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट करेक्टराइजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें से कौन सी चीज बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताती है। देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या है कि जब कोई न्यूट्रल एटम है और उसके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के चक्कर में वो एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब ज्यादा टेंडेंसी है उसके पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो बात यह है कि इसका वो होगा कि न्यूट्रल एटम्स, ऐसे न्यूट्रल एटम्स जिनके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब न्यूट्रल एटम ऑफ नोबल गैसेस, ये गलत है क्योंकि नोबल गैसेस तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी नहीं करती। एटम्स जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लो होती है, इसको भी कटा दें। उसके बाद न्यूट्रल एटम्स जिनके पास अनफिल्ड ऑर्बिटल्स हो, वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ये बात भी सही नहीं है। बोले अक्रॉस पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, किस वजह से। अक्रॉस पीरियड यानी कि पीरियड वाइज एटॉमिक साइज इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें से कौन सी बात गलत है आयनाइजेशन एनर्जी को लेके। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी नीडेड टू रिमूव द मोस्ट स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी कि अपनी ग्राउंड स्टेट से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। तो हम इसको वो नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आगे बढ़ते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कि हमारे पास किसी भी मतलब कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी, ये बात भी सही है। आगे बोल रहे हैं इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड वाइज ये बढ़ती है लेफ्ट टू राइट, ये बात भी सही है। इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं डाउन द ग्रुप ये बढ़ती नहीं है बल्कि ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सही ना। तो यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी वो हो गए। ह्यूमंस आर अनएबल टू डाइजेस्ट, ह्यूमंस जो है वो क्या चीज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमंस जो होता है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेल्यूलोज मतलब जो पत्ते वगैरह ना, लीव्स पत्ते वगैरह जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम ही नहीं है जो कि इनको डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी होता है। बोल रहे हैं एक ज़्विटर आयन इज, ज़्विटर आयन इज, ज़्विटर आयन क्या होता है। ज़्विटर आयन एक ऐसा डाइपोलर आयन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा और ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा। डाइपोलर ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन, डाइपोलर होगा, दो पोल्स होंगे लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी होगी है। इसको हम कहते हैं ज़्विटर आयन। तो अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ऐसा आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है सोल्यूशन के अंदर, ये बात गलत है, ऑप्शन ए तो हो गया गलत। उसके बाद बोले एक आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। एक कार्बोहाइड्रेट जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, नहीं गलत। एक ऐसा आयन जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बात सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। एक तो ये बड़ा मसला है ना, एक सेकेंड यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बोलने जिंक एंड मरकरी डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक और मरकरी जो होता है वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, इनका दीन ईमान एक ही है। क्यों एक ही है उधर बात करते हैं। लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज इनके पास जिंक और अगर उनके पास दिखते हैं जिंक और मरकरी के पास दिखते हैं तो जो जिंक और मरकरी इनके डी ऑर्बिटल्स बिल्कुल कंप्लीट होते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जिंक की बात करता हूँ। जिंक जो है ना इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2 फिर 4s2 का 3d10। अब देखें 30 इलेक्ट्रॉन ये पूरे हो गए, 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हैं। अब कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करते नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है तो 4s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और Zn से Zn+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है मैक्स टू मैक्स और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। यही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इसके अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते क्योंकि डी ऑर्बिटल्स इनके कंप्लीट है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज करते ही नहीं है डी ऑर्बिटल्स के। दैट्स वाई ये हमारा राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, विच एलिमेंट इज मेजर एलिमेंट फॉर क्या नाम है
प्लांट्स ग्रोथ, इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? देखें, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अगर हम उसकी बात करते हैं ना, उनकी रूट्स की बात करते हैं, उनके स्टेम्स की बात करते हैं, उनकी रूट्स की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन ज्यादा जरूरी है, सही है। और अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम जरूरी है लीव्स के लिए, लीव्स की तादाद के लिए, सही ना। और अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ये यील्ड बढ़ाता है, जिससे प्लांट्स और ज्यादा ग्रो होते हैं। तो बात यह है कि अगर प्लांट्स को ग्रो करना है तो इनमें से सारी ही चीजें चाहिए होंगी, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर होगा। होप यू गेट द आंसर। मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट एक आप ये समझना है एमसीक्यूज की वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भाग जाएं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग? बगैर कोई टाइम कि आज आप सबको पता है कि मैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। सेकंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बहुत सारे कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर के या बहुत सारे कोचिंग्स के प्रीलियम पेपर के मैं एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा, ताकि आपका जो बोर्ड का पेपर है 2023 या इसके बाद किसी भी साल के अंदर अगर ये आएगा तो तब तक के लिए वीडियो वैलिड रहेगी। तो आते हैं, आज आईजेके कोचिंग सेंटर है। आईजेके कोचिंग सेंटर बहुत ज्यादा मशहूर है। इसके प्रीलियम पेपर 2022 और 2023 के लिए जो प्रीलियम पेपर लिए गए, मतलब 2023 के लिए सेकंड ईयर का, हम उसके प्रीलियम पेपर की बात करते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज के सेक्शन पे आते हैं। हमें एमसीक्यूज के बारे में पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमने एमसीक्यूज के अंदर सही आंसर को सिलेक्ट करना है। बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक एलिमेंट की जो कि खत्म हो रही है 3p3 पे, उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 3p3 पे खत्म हो रही है, एटॉमिक नंबर बताना है, तो आप बड़ा सिंपल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें जो कि यहाँ पे की गई है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो आप इसके फिर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लें, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं नीचे आऊंगा। यहाँ पे ना ये बार बार ये होता रहेगा नीचे। यहाँ पे बोलने कि दिस मेटल रिएक्ट्स विथ HNO3 टू फॉर्म लाफिंग गैस। इसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है ताकि लाफिंग गैस बने? तो यहाँ पे इसका सही आंसर है मैग्नीशियम, क्योंकि जब मैग्नीशियम को बहुत डाइल्यूट मैग्नीशियम को बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो आगे जाके हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट और लाफिंग गैस बनती है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि क्या चीज प्रोड्यूस हो। देखिए हमारे पास जो है वो अल्कीन बनता है, क्योंकि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो, आप ये समझ लें कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आगे जाके क्या बनाएगा जरा देखते हैं। हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 और साथ में हमारे पास लिखा हुआ है क्लोरीन लिखा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 ही है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब हम यहाँ पर इसको रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगा, पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, एक्वस नहीं है। इस तरह से अगर अब ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वाटर H2O, और इस तरह इस कार्बन की इक्विवेलेंस खाली होगी तो ये कार्बन इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये कहलाएगा 2-मिथाइल 1-प्रोपीन। 2-मिथाइल 1-प्रोपीन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि हेक्सानोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ। हेक्सानोइक एसिड जो है वो IUPAC नेम है कैप्रोइक एसिड का। ठीक है, कैप्रोइक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक सेकंड लिख देता हूँ, CH3 फिर उसके बाद CH2 4 मरतबा आ जाएगा, फिर उसके बाद आखिर में आ जाएगा COOH। तो ये हेक्सानोइक एसिड का भी यही फॉर्मूला है, यानी कि दोनों एक ही चीज है। कैप्रोइक एसिड इज द कॉमन नेम, हेक्सानोइक एसिड इज द IUPAC नेम। आगे हमसे कहा जा रहा है कि एक मिक्सचर है हमारे पास इथाइल अल्कोहल का और डाई इथाइल ईथर का। डाई इथाइल ईथर और हमारे पास इथाइल अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्लड्स रिएजेंट। ब्लड्स रिएजेंट यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, इसको हाईलाइट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज से हासिल किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस हासिल किया जाता है जिप्सम को हीट करके, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकेंडरी कार्बन जो होता है, सेकेंडरी कार्बन के पास एक बीटा कार्बन होता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स के पास कोई बीटा कार्बन नहीं होता। ये क्या लिखा हुआ है? ये तो गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स है हमारे पास 1 2
यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। OH ग्रुप इस कार्बन से अटका हुआ, तो ये कार्बन हो जाएगा अल्फा और ये वाला कार्बन हो जाएगा बीटा और ये वाला कार्बन हो जाएगा एक और बीटा। यानी कि 2 बीटा कार्बन एटम्स होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स में। प्राइमरी अल्कोहल्स में 1 बीटा कार्बन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स में 2 बीटा कार्बन होंगे, टर्शियरी अल्कोहल्स में 3 बीटा कार्बन होंगे। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, 2 बीटा कार्बन। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनियम इन प्लेटिनियम EnH2O4 5, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनियम का क्या है। आते हैं जरा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कि अटैच होते हैं, या आप उसको लिगेंसी बोल सकते हैं, लिगेंसी ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो यहाँ पे लिगेंसी ज्यादा बेहतर वर्ड रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर में। अब इथाइलिन डायमाइन जो है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसकी लेगेंसी 2 मानी जाएगी। बाइडेंटेट लिगेंड है EN, तो ये कहलाएगा, इसकी लेगेंसी हो जाएगी 2। प्लस H2O मोनोडेंटेट लिगेंड है और ये 4 है, तो इनकी वैलेंसी 1 होगी। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4, 2 + 4 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2amino4 by Cl2, ऑक्सीडेशन ऑफ K2amino4 by Cl2 प्रोड्यूसेस। अगर हमारे पास K2amino4 से हम क्या करते हैं, K2amino4 को क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाते हैं, तो आगे जाके क्या चीज प्रोड्यूस होगी वो चेक करते हैं। देखिए, जब हम K2amino4 को क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाते हैं तो आगे जाके प्रोड्यूस होता है KMNO4, और यहाँ से एक पोटेशियम जो होता है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके बनाता है KCl। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि KMNO4 बनेगा। इसमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा कि 2 से यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे भी 2 लिखे हैं, यहाँ पे भी 2 लिखे हैं। ये इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगी ऑब्वियसली, ये तो मुझे पता है कि आप समझ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक सेकंड ये नीचे चला गया। यहाँ पे नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है 2 क्लोरोप्रोपानॉन ऑन हीटिंग। 2 क्लोरोप्रोपानॉन जो है, 2 क्लोरोप्रोपेन जो है, अगर हम उसको सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके क्या चीज प्रोड्यूस होगी। 2 क्लोरोप्रोपेन की बात करते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन, तो हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। 1 2 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो गया, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पर CH हो गया और यहाँ पे CH। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है 3Ds Academy बाय शहरयार। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में MCQs की। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के MCQs की बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रीलियम पेपर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पूरी इसकी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आज के दिन बारी है मैक कॉलिजेट की। मैं एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब देखें मैक कॉलिजेट के अंदर जो MCQs आए हुए हैं, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट MCQ के अंदर पूछा हुआ है एसीटोन इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। एसीटोन जो है वो किसकी ऑक्सीडेशन से फॉर्म होता है, तो एसीटोन फॉर्म होता है सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। आप एक रूल याद कर लें, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आगे जाके बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आगे जाके बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। ये रूल याद कर लें। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर, और कीटोन को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। कीटोन को रिड्यूस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। ये रूल याद कर लें। तो एसीटोन इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछ रहे हैं कि दिस एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसमें सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो होगा सीजियम, क्योंकि सीजियम का साइज बहुत बड़ा है। सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, ये सबसे नीचे मौजूद है अपने ग्रुप के अंदर। अपने ग्रुप के अंदर सबसे नीचे होने की वजह से इसकी न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है, और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी काफी कम है, और क्या नाम है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, कमी है इसका। तो ये क्या करता है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम है, तो ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है,
न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी कम है, इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल भी काफ़ी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर देता है, तो इसलिए सीजियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके पास ग्रेटर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। आगे बोल रहे हैं बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है, क्योंकि अल्कीन के मुकाबले में ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है, क्योंकि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के टाइम पे वो एनर्जी रिलीज करते हैं और वो एनर्जी कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी। अब एनर्जी के कम होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बोले इसमें से कौन सी चीज़ न्यूक्लियोफाइल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी नेगेटिव चार्ज वाला है, ये भी नेगेटिव चार्ज वाला है, ये भी नेगेटिव चार्ज वाला है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये नादार है, गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा BF3। आगे बढ़ते हैं, हमसे सवाल किया जा रहा है कि बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन क्या नहीं कर सकता, बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कर सकता, सब्स्टिट्यूशन भी कर लेगा, एडिशन भी कर लेगा, ऑक्सीडेशन भी कर लेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कर सकता। आगे बोल रहे हैं 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन जो है वो कौन सा आइसोमर है। देखिए ब्यूटीन सेम है, 1 और 2 पोजीशन चेंज हो तो ये कहलाएगा पोजिशनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब बोले कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, ये वाला MCQ 10 ईयर के अंदर बहुत मरतबा आया। कार्बोनाइल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड। अब देखें यहाँ पे ये वाला बॉन्ड सिग्मा है और ये बॉन्ड पाई। अगर एक पाई बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। अगर नो पाई बॉन्ड, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, सही ना। और कार्बन की बात करो, सिर्फ कार्बन के अलावा कहीं और ये रूल वैलिड नहीं होगा। अगर हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स हैं तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। ये रूल सिर्फ कार्बन तक महदूद है। यहाँ पे बोल रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो sp2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट MCQ पे बात करते हैं। नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि नेल्सन सेल इज यूज टू प्रिपेयर, नेल्सन सेल क्या चीज प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। नेल्सन सेल जो होता है वो क्लोरीन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा नेल्सन सेल क्लोरीन के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं करता, सोडियम मेटल नहीं करता, सोडियम कार्बोनेट नहीं करता। लाफिंग गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है N2O। बॉडी स्टोर पार्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर रेनी डेज, हमारी जो बॉडी है वो ग्लूकोज का पार्ट स्टोर कर लेती है उन रेनी डेज के लिए, यानी कि जहाँ पे हमें खाने की कमी होती है, हम खाना कम खाते हैं या हम रोजे से होता है वगैरह वगैरह, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर स्टोर कर लेते हैं। कहाँ पे, लिवर के अंदर स्टोर करती है, और ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं करती, एक्चुअली वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करती है हमारी बॉडी के अंदर। ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोले दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड की एग्जाम्पल हमें बतानी है। माल्टोज जो है वो ओलिगोसैकेराइड है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो ये दोनों है मोनोसैकेराइड्स, ये दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं, और स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड है, ठीक है ना, ये पॉलीसैकेराइड है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोले ए इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3A, ए जो है वो 3A का एलिमेंट है और बी जो है वो 5A से बिलोंग करता है। तो ए जब बी से रिएक्ट करेगा तो क्या नाम है, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, तो इसका आंसर बनेगा AB। कैसे कि जो A है वो 3A से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, उसको पिछला वाला ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सेकंड लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के रिलीज कर देगा, ताकि पिछला वाला शेल कंप्लीट, पिछला वाला शेल जो है उसका वैलेंस शेल बन जाए। आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी ऑक्टेट रूल की तो आपको पता ही होगा। ग्रुप 5A की बात करते हैं। ग्रुप 5A अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ऐड करेगा, तो यहाँ पे +3 -3 बराबर बराबर होने, तो 1:1 का डिफरेंस वो आएगा, रेशियो आएगा इनके अंदर, तो A B इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। लेट्स हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो बोरॉन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा बोरॉन नाइट्राइड। ये बोरॉन 3A से बिलोंग करता है और जो नाइट्रोजन है ये 5A से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे बढ़ता है, आगे क्या कहा जा रहा है, जब एसिटाइलिन को रेड हॉट ट्यूब से पास किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनोनिकल, तो ये पॉलीमराइज हो जाता है। बेंजीन के अंदर इक्वेशन है 3C2H2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनोनिकल की प्रेजेंस में, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन के अंदर C6H6 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोले सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स का आपस में जुड़ते चले जाना, ये चीज क्या कहलाती है, कार्बन एटम का आपस में जुड़ते चले आना, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन।
देखिए पॉलीमराइजेशन उस वक्त आंसर होता है जब यहाँ पे कैटिनेशन गिवन ना होती। कैटिनेशन यहाँ पर राइट आंसर होगा। कैटिनेशन इसलिए राइट आंसर होगा क्योंकि पॉलीमराइजेशन सिर्फ कार्बन एटम के साथ मखसूस नहीं है। अगर क्या नाम है आप बात करें पॉलीमराइजेशन की तो वो कहीं पर भी हो सकती है और किसी मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकती है। मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़ते जा सकते हैं, तो ये पॉलीमराइजेशन उनके साथ भी मखसूस हो सकती है। लेकिन कार्बन एटम्स की आपस में ये लिंकेज जो है ना कि कार्बन एटम्स आपस में लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं, ये कैटिनेशन कहलाती है। ये हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन बिलो ओबेज मार्कोवनिकोव रूल ऑन रिएक्शन विद HCl। इनमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो कि मार्कोवनिकोव रूल ओबे करेगा। मार्कोवनिकोव रूल ओबे करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन, यानी वो अल्कीन्स जो दोनों जगह से दोनों डबल बॉन्ड की दोनों साइड से देखने में एक जैसे नहीं होते, वो जो है ना मार्कोवनिकोव रूल को ओबे करते हैं। ये सिमेट्रिकल है तो ये नहीं करेगा, और ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों रेडिकल्स एक जैसे हैं तो ये भी ओबे नहीं करेगा। यहाँ पे भी ये रेडिकल और ये रेडिकल एक जैसा है, ये भी ओबे नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें डबल बॉन्ड की इस साइड वाला रेडिकल और डबल बॉन्ड की दूसरी साइड वाला रेडिकल अलग अलग है, मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन बन जाएगा, तो ये मार्कोवनिकोव रूल ओबे करेगा। कॉपर +1 की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। Cu+1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर कॉपर +1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हो जाएगा 1s2 2s2, फिर होगा 2p6 3s2 और फिर 3p6 और ये हो जाएगा 4s1 और 3d10। अब ये जो 4s1 3d10 इसमें से ये उस वक्त होती है जब कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज ना किया होता। अब जब कॉपर को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा तो 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये हो जाएगा 4s0 3d10। 4s0 3d10 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 5A से बिलोंग करता है, उसका पीरियड है 3, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ये सबसे आसान और मोस्ट रिपीटिंग MCQ है। अगर 5A से बिलोंग कर रहा है तो उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डालें, p में डालें 3, टोटल हो गया 5। पीरियड 3 है तो यहाँ पे 3 लगाएं, यहाँ पे 3 लगाएं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करनी हो जाएगा 1s2 2s2 और साथ में हो जाएगा 2p6। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें, 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 और 3 15, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे सारे MCQs तमाम होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को शहरयार अहमद वाले 3Ds अकेडमी बाय शहरयार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं आपके साथ अभी और MCQs की वीडियोस जरूर शेयर करूंगा, अपने दोस्तों में भी ये वीडियोस मेरी फैला दी हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका नाम है 3Ds अकेडमी बाय शहरयार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के MCQs को डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के MCQs जो कि प्रीलियम पेपर्स के अंदर आए मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर और मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स के अंदर, तो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज बारी है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स SRE मजीद की। तो हम SRE मजीद कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेडियम रोड के ऊपर मौजूद है। आज हम इसके MCQs को डिस्कस करेंगे, इनका प्रीलियम पेपर है। तो आते हैं ज़रा MCQs की बात करते हैं। यहाँ पर MCQs के अंदर उन्होंने सबसे पहला MCQ हमसे पूछा हुआ है, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर कॉल्ड। जो ग्रुप 5A के हाइड्राइड्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब उनकी नेचर क्या होती है। देखिए जो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। आप इसको अमोनिया से याद रख सकते हैं। अमोनिया जो है वो ग्रुप 5A का एक हाइड्राइड है, तो ये बेसिक इन नेचर होता है, आप उससे याद रख लें। ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे हमें बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इज 4s1 3d10। अब बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक एलिमेंट की है 4s1 3d10। तो ये जो 3d10 की वजह से आप ये समझ लें कि ये ग्रुप बी से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप बी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन D10 को आप काउंट नहीं करें, आप सिर्फ किसको काउंट करें, S1 को काउंट करें। S1 यानी कि आप एक इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो ये हो जाएगा 1b। अच्छा, यहाँ पे पीरियड नंबर क्या है, पीरियड नंबर है 4, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 4 है, 3 नहीं है, तो हो जाएगा 1b और 4th पीरियड, ये यहाँ से बिलोंग कर रहा है। तो आपने देखना ये कहाँ पर है, 1b एंड 4th पीरियड, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 1b एंड 3rd पीरियड इज द रॉन्ग आंसर। उसके बाद बाकी ये सारे ऑप्शंस तो गलत ही हैं, क्या ही बताऊं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 65% कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ अबाउट, तकरीबन 65% जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा उसकी डेंसिटी तकरीबन कितनी होगी।
देखें ये जो डेंसिटी निकालने का तरीका है ना, डेंसिटी को अगर हमने परसेंटेज से निकालना हो तो ये तरीका तो मुझे खुद भी नहीं पता। आप इसकी डायरेक्टली डेंसिटी याद रख लें, या इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। आप डायरेक्टली डेंसिटी याद रख लें कि जब 65% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो तकरीबन 1.4 ग्राम पर लीटर होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा? जिसका साइज भी सबसे छोटा हो, जिसका साइज भी छोटा हो, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें सबसे ज़्यादा हो, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसके अंदर सबसे ज़्यादा हो, साइज छोटा हो, ग्रुप मतलब यानी कि एक ही पीरियड्स हो लेकिन ग्रुप नंबर बड़ा हो तो वो खुद ब खुद न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। बोरॉन 3A से बिलोंग करता है, कार्बन 4A से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन 5A से बिलोंग करता है, और ऑक्सीजन जो है वो 6A से बिलोंग करता है। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन जो है वो 6A के अंदर होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी जो है बेंजीन रिंग के अंदर वो किस वजह से है? डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। जो बेंजीन रिंग है इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ये रुकते नहीं है एक जगह पे, जब कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं तो इनकी अंदर जो रेजोनेंस का प्रोसेस होता है उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और वो कहलाती है रेजोनेंस एनर्जी। और जब एनर्जी कम हो जाती है इनकी तो वो स्टेबल हो जाते हैं। लेस एनर्जी इसका मतलब है मोर स्टेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड इथाइल ब्रोमाइड। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर इथाइल ब्रोमाइड होगा? देखें ये तो इथेन है, इथेन तो HBr से रिएक्ट करेगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। अब जब ये इथाइन है तो इथाइन इथाइल ब्रोमाइड नहीं बनाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। सही है, नन भी गलत। यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड कैसे बनेगा? देखें CH2 डबल बॉन्ड विथ CH2 है, हमने इसको HBr के साथ में रिएक्ट करवाया। जब HBr के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड विथ CH2। यहाँ पर एक कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, HBr एक जगह पर हाइड्रोजन लग जाएगा, एक जगह ब्रोमीन, तो बन जाएगा CH3 साथ में CH2 और साथ में Br आ जाएगा, तो ये कहलाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोले sp3 हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त होती है जब कार्बन जो है वो 4 जगहों से 4 एटम से बॉन्ड बनाया हुआ होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर CH4 है तो CH4 में कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ होगा, 4 जगहों से बॉन्ड बनाया हुआ, तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, आगे बोलते हैं डायनामाइट इज अ मिक्सचर ऑफ। डायनामाइट किस चीज़ का मिक्सचर है? तो डायनामाइट जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन का और किसलगर का मिक्सचर हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म कर लूँ। स्टूडेंट्स मैंने बिल्कुल सही आपको बताया यहाँ पे कि जो डायनामाइट होता है, डायनामाइट मिक्सचर होता है किस चीज़ का? नाइट्रोग्लिसरीन का और किसल घर का। तो डायनामाइट और TNT भी अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें नहीं है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि डायनामाइट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड किसल घर। अच्छा, इचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि ग्लास को हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ताकि हम ग्लास के ऊपर डिजाइनिंग कर सकें। आगे पूछ रहे हैं MCQ नंबर 10 के अंदर फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च सोल्यूशन टू इथाइल अल्कोहल डज नॉट रिक्वायर। जो स्टार्च का सोल्यूशन है अगर हम उसकी फर्मेंटेशन करते हैं इथाइल अल्कोहल से तो उसमें कौन से एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती? हमें जाइमेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि यीस्ट के अंदर मौजूद होता है, माल्टेज की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, डायस्टेज की ज़रूरत हमें पड़ती है, सही ना, इन्वर्टेज की ज़रूरत हमें पड़ती है, हमें माल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बल्कि यहाँ पे मैं गलत कह रहा हूँ, इन्वर्टेज की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, हमें माल्टेज की ज़रूरत भी पड़ती है। जो माल्टेज होता है ना बेसिकली है माल्टोज को कन्वर्ट करता है किस चीज़ के अंदर? माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, तो हमें माल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। माल्टेज यीस्ट के अंदर मौजूद होता है और ये जो डायस्टेज है ये बेसिकली बार्ले के अंदर मौजूद होता है, सही ना, लेकिन हमें इन्वर्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्वर्टेज इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये हमारा राइट आंसर होगा। सॉरी, पेंटेन के अंदर कितने आइसोमर्स होते हैं? पेंटेन के अंदर आइसोमर्स निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, वो किस तरह से निकालेंगे। पेंटेन के अंदर 5 कार्बन एटम है, तो आप ये करें N-4 इस तरह से चले। N-4+1 के थ्रू आपको पता लग जाएगा, ये हो जाएगा C। N की जगह पे आप पुट करते हैं 5 कार्बन एटम, तो हो जाएगा C 5-4+1, 5-4 हो जाएगा हमारे पास कितना? स्टूडेंट मैं फॉर्मूला के अंदर कंफ्यूज हो गया, ये CN-4 नहीं है, सॉरी ये है 2N-4। तो 2 5-4 कितना हो जाएगा? 5-4 हो जाएगा 1, 2 की पावर 1+1,
2 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास 3 आइसोमर्स होंगे। असल में बात यह है कि मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ और इस टाइम पे मुझे नींद बहुत ज़ोर की आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों की खातिर ये सारे एमसीक्यूज रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक ही शूट के अंदर। तो अभी तक मैं तकरीबन 6-7 पेपर्स तक के एमसीक्यूज को रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो इस वजह से अभी मेरी हालत हो रही है डाउन। सुबह से मैं भी काम कर रहा था, लेकिन बात यह है कि चले खैर है, कोई मसला नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दूसरों तक फैला दें, सवाब हासिल करें। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास अल्केन के अंदर आइसोमर्स निकालने का, 2 की पावर n-4 प्लस 1, 2 की पावर n-4 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो इससे आप आइसोमर्स निकाल सकते हैं। सिर्फ अल्केन्स के अंदर वैलिड है और 10 कार्बन से नीचे नीचे वैलिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्कोवनिकोव रूल इनमें से किस पर एप्लीकेबल होगा? मार्कोवनिकोव रूल वाला सवाल काफ़ी जगहों पे पूछा गया। मार्कोवनिकोव रूल जो है, अभी समझ लें, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर लगता है। ये कहाँ पे लगता है भैया? ये लगता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर। अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर लगता है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन इसमें कौन सा? ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में दोनों साइड पे रेडिकल्स अलग अलग होंगे। यहाँ पे सेम सेम रेडिकल्स है। यहाँ पे बूथ नहीं हो सकता, नन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलग रेडिकल है, यहाँ पे अलग रेडिकल है। ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्प्लिट। वुड स्प्लिट को, वुड स्प्लिट किस चीज़ को कहा जाता है? वुड स्प्लिट जो है मिथाइल अल्कोहल को कहा जाता है, क्योंकि ये पहले लकड़ियों से कशीद करके बनाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल विथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करके? तो वो है HCHO। HCHO फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। और ये कहलाता है एसिटल्डिहाइड, यानी कि सिंपल अल्डिहाइड भी आप कह सकते हैं। अल्डिहाइड और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो होता है वो बेसिकली बनाते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, सही है ना। जबकि यह एसीटोन या कीटोन जो होता है वो बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल, सही है ना। ये आपको याद रखना है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे गलत आंसर होगा। आगे बोल रहे हैं केमिकल फॉर्मूला किस चीज़ का पूछ रहे हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो क्रोमाइल क्रोमाइड का फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। ये तो जस्ट याद करने वाली चीज़ है। क्रोमाइल क्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहे हैं एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 57, वो इनमें से किससे बिलोंग करेगा? तो पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 57 एलिमेंट्स तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। मैं करता हूँ यहाँ पे 1s2 2s2। आप पूरे टेबल के अकॉर्डिंग चलिएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6, फिर आएगा 4s2 4s2 के बाद आएगा 3d10 3d10 के बाद आएगा 4p6, फिर उसके बाद आएगा 5s2 5s2 के बाद आएगा 4d10 और उसके बाद आएगा 5p6 6s2। अब यहाँ तक पहले काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30 30 और 6 36 36 और 2 38 38 और 10 48। यहाँ तक हो चुके हैं 48 48 हो चुके। 48 और 6 हो गए 48 प्लस 6 प्लस 2 48 प्लस 6 प्लस 2 हो गया हमारे पास 54 54 और 2 56। अच्छा, 6s2 के बाद आएगा हमारे पास अब 4f। तो अब 4f आएगा तो इसका मतलब वो 3b से बिलोंग करेगा। 4f के अंदर हमारे पास आएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब ये 3b से बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ये तो कंफर्म है। और 6th पीरियड से बिलोंग करेगा क्योंकि छठा नंबर यहाँ पे आ रहा है जो कि हाईएस्ट कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रुप 3b एंड पीरियड नंबर 6 इज द राइट आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दिस इज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आइन। 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है स्टेबिलिटी, 2 डिग्री की उससे कम होती है और 1 डिग्री की सबसे कम होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यूज तमाम होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मजीद जो भी वीडियोस अपलोड करो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एमसीक्यूज के साथ में। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है 3Ds अकेडमी बाय शहरयार। और जैसे कि आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की प्रीलियम पेपर्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं, यानी जिसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स के और कॉलेजेस के जो प्रीलियम पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये
आज के दिन हम लोग बात करेंगे सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज है फॉर वुमेन। इनके एमसीक्यूज मैंने सुना है काफ़ी लगते हैं, मुझे इस बारे में कुछ पता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आज हम इनके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लिया ताकि हमें देखने में आसानी रहे। आइए चलिए डायरेक्ट फॉर हम लोग एमसीक्यूज पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला एमसीक्यू पूछा हुआ है, विच एनर्जी सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इज करेक्ट। देखिए एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू के अंदर कि विच एनर्जी सीक्वेंस और ऑफ ऑर्बिटल इज करेक्ट, इसमें से कौन सी सीक्वेंस है एनर्जी सीक्वेंस ऑर्बिटल्स की करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर 2s 4p और 3d लिखा हुआ है, तो हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए चार्ट पता हो जो है 1s 2s, फिर उसके बाद है 3s 4s, फिर है 5s, फिर उसके बाद है 6s और फिर 7s, फिर उसके बाद 2p और फिर उसके बाद 3p 4p, फिर उसके बाद है 5p, फिर 6p और फिर 7p, फिर इस तरह से हमारे पास है 3d 4d, फिर है 5d, फिर उसके बाद है 6d और फिर 7d, फिर यहाँ पे आता है 4f, फिर आता है 5f और फिर 6f। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, मुझे डायरेक्ट आंसर पता है इसका, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ किस तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले तो 1s आता है, 1s अब हमारे पास 1s आता है, 1s तो हमने हटा दिया, सही ना, 1s यहाँ पे कहीं है ही नहीं। उसके बाद 2s है, 2s यहाँ पर मौजूद है, लेकिन 2s के बाद क्या आएगा, 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, तो यहाँ पे चलो ये भी मान लेते हैं 3s, 3p के बाद 4s आएगा, फिर 4s के बाद आएगा 3d, 3d के बाद आएगा 4p, 3d के बाद आएगा 4p। यहाँ पर उन्होंने एक गलती करी है, गलती क्या उन्होंने दिया हुआ ही गलत है। वो गलत क्या दिया हुआ है, आपको जानबूझ के तंग किया हुआ है, वो ये कि 4p पहले दिया है, 4p बाद में आता है, 4p पहले दिया और 3d बाद में दिया, ये सीक्वेंस गलत है। अच्छा 4p के बाद क्या आएगा, 4p के बाद आएगा 5s, ये तो सही है, और फिर 4p 5s के बाद 3d नहीं आएगा, 3d तो पहले आना चाहिए, इसलिए ये वाली सीक्वेंस भी गलत हो गई। अच्छा अब यहाँ पे लिखा है 5d फिर 6p, तो ये देखें 5d 6p और 7s, ये वाली सीक्वेंस बिल्कुल लाइन मारी है, 5d 6p और ये 7s लिखा है, तो ये वाली सीक्वेंस बिल्कुल लाइन मारी है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आगे लिखा हुआ है 3p 3d 4s, 3p के बाद आएगा 4s फिर आएगा 3d, इसलिए ये सीक्वेंस भी गलत है। 3p के बाद आएगा 4s फिर आएगा 3d, तो ये वाली सीक्वेंस भी गलत है। हमारा इसमें जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम प्रोटीन, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन होता है। तो देखें एक जो बड़ा अंडा होता है, उस बड़े अंडे के अंदर होता है 6 ग्राम प्रोटीन, सही ना, जो बड़ा अंडा होता है उसके अंदर कितने प्रोटीन होता है भाई, बड़े अंडे के अंदर होते हैं 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 6 ग्राम प्रोटीन होता है बड़े अंडे के अंदर, जबकि काउ मिल्क के अंदर 8 ग्राम प्रोटीन होता है एक सर्विंग के अंदर, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा काउ मिल्क जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे बोले अनदर नेम ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का एक और नाम क्या है, ग्लूकोज का एक और नाम, देखिए ग्लूकोज का जो एक और नाम है ना वो है डेक्सट्रोस, डेक्सट्रोस के नाम से भी इसको पुकारते हैं। हमारे पास जो है डेक्सट्रोस यहाँ पर राइट आंसर होगा। माल्टोज अलग है, मैनोज अलग होता है, फ्रक्टोज अलग होता है। आगे लिखा हुआ है एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट स्ट्रॉन्शियम इज अप्रोक्सीमेटली मीन ऑफ द टू एलिमेंट्स नेम। जो बोल रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्शियम जो है वो बेसिकली एक मिडिल एलिमेंट है, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली किसका अर्थमेटिक मीन होगा। अगर स्ट्रॉन्शियम को आपके बारे में बताओ, स्ट्रॉन्शियम ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, स्ट्रॉन्शियम बिलोंग करता है ग्रुप 2A से। ये मार्कर थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया। अब देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम बिलोंग करता है ग्रुप 2A से, स्ट्रॉन्शियम मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर आपको ग्रुप 2A के एलिमेंट्स पता हो तो पहले आता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम और फिर आता है फिर बेरियम, फिर आता है रेडियम। तो अगर आप देखेंगे जो स्ट्रॉन्शियम है वो सैंडविच है कैल्शियम के दरमियान में और बेरियम के दरमियान में, तो यहाँ पे सही आंसर होगा कि कैल्शियम और बेरियम का आप एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो स्ट्रॉन्शियम आएगा, यानी कि कैल्शियम एंड बेरियम इज द राइट आंसर। आगे बोल रहे हैं द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने एक ऐसा वो बताना है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बताना है जिसके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, तो यहाँ पर Cu के अंदर नहीं होगा, Cu के अंदर होगा, Cu के अंदर होगा, एक तो देखना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है। Cu के अंदर
यहाँ पर CuNH3 4 ट्वाइस, ये वाला ऑप्शन सही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सही है। अच्छा पहले ये भी देख लेते हैं, ये वाला ऑप्शन भी सही है भाई। यहाँ पर ये दो ऑप्शन सही हैं। इन्होंने ना एक गलती करी हुई है, यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हैं इत्तेफाक से। ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है आपको बताता हूँ। यहाँ पे CN जो है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखता है। -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 फिर +4, यहाँ पर +4 -6, यहाँ पे लिखा हुआ है K4 उसके बाद Fe और उसके बाद लिखा हुआ है CN, साथ में लिखा हुआ है 6। अब देखें पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, तो +4 हो जाएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe का हमने मालूम करना है और साइनो का है -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, +4 -6 हो जाएगा -2, तो -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2 होगा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए ये तो राइट आंसर हो नहीं सकता। इसी तरह से यहाँ पे NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे +3 इसको बैलेंस करने के लिए। अब आते हैं जरा यहाँ पे थर्ड वाले भी देखते हैं। थर्ड वाले के अंदर लिखा हुआ है N निकेल, साथ में लिखा हुआ है इथाइलिन डायमाइन, उसके बाद लिखा हुआ है CO और साथ में लिखा हुआ है ट्वाइस। तो अब देखें मैं आपको बताता हूँ, ये जो इथाइलिन डायमाइन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है, इसलिए निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे 0 ही होगा। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगा, इसलिए ये राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये ऑप्शन ए भी कैसे राइट आंसर है। ऑप्शन ए के अंदर कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर के साथ में अमाइन लिखा हुआ है CuNH3 और फिर वो 4 मरतबा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो अमाइन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे Cu + 0 = 0, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस ठीक है, तो इसमें आप समझ लें कॉलेज वालों की गलती है कि उन्होंने सही से इसको चेक नहीं किया, ऐसे ही दे दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग है 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, तो वो है रेडॉन। रेडॉन इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करता ही नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन फॉर्म चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, कौन सा लिगेंड ऐसा है जो कि चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बना सकता है। चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए लिगेंड का पॉलीडेंटेट लिगेंड होना ज़रूरी है, यानी कि चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए सिर्फ पॉलीडेंटेट लिगेंड ही क्या कर सकता है, चिलेट बना सकता है, वो चिलेटिंग एजेंट कहलाता है पॉलीडेंटेट लिगेंड जो होता है। अब यहाँ पर जो वाटर है ये मोनोडेंटेट है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अमोनिया भी मोनोडेंटेट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। मिथाइल अमाइन भी मोनोडेंटेट है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता। डायमिथाइल ग्लाइकोजेन जो है वो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। मैक्सिमम अबंडेंस ऑफ प्रोटियम इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन गैस इज, जो हमारे पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर प्रोटियम की अबंडेंस कितनी है, तो प्रोटियम की अबंडेंस है 99.98%, ये हमारा राइट आंसर होगा। बाकी ड्यूट्रियम और ट्राइटियम पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है, ना होने के बराबर। आगे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर हम देखें तो लिथियम का साइज छोटा है, तो यह हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। सोडियम का साइज लिथियम से बड़ा है लेकिन पोटेशियम से छोटा है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। अब पोटेशियम और कैल्शियम दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन बात यह है कि कैल्शियम का साइज पोटेशियम के मुकाबले में कम होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पे राइट आंसर होगा क्योंकि पोटेशियम का साइज कैल्शियम से बड़ा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दी फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो पायरिडीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके रिंग में कार्बन एटम्स के अलावा भी कोई और एलिमेंट मौजूद हो, जैसा कि पायरिडीन के रिंग में कार्बन एटम के अलावा भी और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए ये आप ये समझ लें कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसके रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स ही होते हैं। टॉलिन के भी रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स ही होते हैं, लेकिन बाहर CH3 आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नाइट्रोबेंजीन के अंदर भी रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, ये होमोसाइक्लिक है। बाकी जो पायरिडीन है ये हेट्रोसाइक्लिक कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चिल्ली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला पूछा है। चिल्ली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है, चिल्ली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, पायरेक्स ग्लास कंटेन्स, जो पायरेक्स ग्लास है उसके अंदर क्या मौजूद होता है, पायरेक्स ग्लास के अंदर बोरेक्स मौजूद होता है, सही ना, पायरेक्स ग्लास के अंदर बोरेक्स मौजूद होता है, वो आगे जाके तभी बोरॉन
वो बेसिकली बोरॉन सिलिकेट्स का मिक्सचर होता है, पायरेक्स ग्लास। उसमें कार्बाइड्स नहीं होते हैं, नाइट्रेट्स नहीं होते, सिलिकेट्स तो होते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है बोरेक्स, सही ना। बोरॉन की वजह से ही वो पायरेक्स ग्लास बन पाता है, क्योंकि सिलिकेट्स तो ऑर्डिनरी ग्लास में भी होते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। अ मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। एक मेटल ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है? मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर। देखिए मेटल ऑक्साइड के नाम से तो ये हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड के नाम से ज़रूर है। जैसे कि आयरन ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम का जो मिक्सचर होता है वो थर्माइट कहलाता है। जैसे Fe2O3 है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, इनका जो मिक्सचर होता है ये पूरा मिक्सचर कहलाता है थर्माइट। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है कि हमारे पास Al2O3 फॉर्म होता है और आयरन अलग हो जाता है और साथ में हीट रिलीज होती है। इस वजह से इस प्रोसेस को, हीट के रिलीज होने की वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। और एक और बात कि इस प्रोसेस में इतनी हीट रिलीज होने की वजह से इसको हम वेल्डिंग के पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेसाइट इज, मैग्नेसाइट का केमिकल फॉर्मूला होता है MgCO3। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है डिपोजिशन ऑफ जिंक ऑन आयरन। जिंक की डिपोजिशन किस पे करना? आयरन पे करना। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। वार्निश जो है वो बेसिकली टाइप है पेंट्स की, पेंट्स की एक टाइप है वार्निशेस, ठीक है ना, पॉलिशेस जिसको कहा जाता है। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि नेचुरली अकरिंग पॉलीमर है? टेफ्लॉन, तो आप समझ लें टेफ्लॉन बनाई जाती है, टेफ्लॉन बैंडेज और टेफ्लॉन की रस्सी आती है। पॉलीथिन भी बनाया जाता है, प्लास्टिक बैग्स, विनाइल क्लोराइड भी बनाया जाता है, जिससे PVC बनाए जाते हैं। लेकिन प्रोटीन जो है वो तो गोश्त के अंदर और अंडे के अंदर और दूध के अंदर नेचुरली तौर पे पाया जाता है, तो प्रोटीन इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। और बाकी अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे मैं आपको पेपर की एक झलक दिखा देता हूँ, सुकून सुकून से आप इसको देख लें। लेकिन बात यह है, बस इतना ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद नीचे है ही नहीं। है। अरे बाबा देख लो देख लो देख लो देख लो, इसके नीचे क्या मौजूद है वो देख लो, क्योंकि सॉल्व तो मैं नहीं करवा सकता इसको, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आज के दिन आपको फिलहाल यहाँ पे ही छोड़ता हूँ स्टूडेंट्स। और आज के दिन हमने सेंट लॉरेंस कॉलेज के MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये वाले MCQs समझ आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर मतलब मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर 3Ds अकेडमी बाय शहरयार। और आज के दिन जैसे कि आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के MCQs को डिस्कस कर रहे थे, प्रीलियम पेपर्स के मुख्तलिफ कॉलेजेस के और मुख्तलिफ कोचिंग्स के। तो आज बारी है SM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज की, उनका प्रीलियम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे 2022-2023 का। अब यहाँ पे फर्स्ट MCQ, हम सिर्फ MCQs को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला MCQ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे फर्स्ट MCQ पूछा जा रहा है हमसे, अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट, इन एलिमेंट्स के अंदर कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा रिएक्टिव है? तो देखें D तो कोई एलिमेंट मैंने सुना नहीं है, नाइट्रोजन इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कार्बन इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन फ्लोरीन सबसे हाईली रिएक्टिव है। तो यहाँ पर फ्लोरीन सही आंसर होगा, ठीक है ना। वैसे सही आंसर यहाँ पे टिक हुए हैं। अच्छा, आगे लिखा हुआ है हाइड्रोजन डज नॉट रिजेंबल विद द फॉलोइंग ग्रुप एलिमेंट्स। हाइड्रोजन जो है इनमें से कौन से ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, कौन से ग्रुप से रिजेंबल नहीं करता? हाइड्रोजन रिजेंबल करता है ग्रुप 1A से, ग्रुप 7A से और ग्रुप 4A से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कौन सा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, 6A से बिलोंग या 6A से रिजेंबल नहीं करता, बाकी 4A से और 1A से रिजेंबल करता है, ठीक है ना। आगे बोलना है ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम प्रोड्यूसेस। अगर हम सोडियम की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? देखें यहाँ पे चारों ऑप्शंस गलत हैं। सोडियम की ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? सोडियम की ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि अगर हम सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके हमारे पास सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम पर ऑक्साइड कहलाता है, NaO कहलाता है, सोडियम पर ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे ये भी करते हैं कि मान लें हमारे पास 4Na है, अगर हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो आगे जाके 2Na2O भी बन सकता है, लेकिन ये भी कहलाएगा सोडियम ऑक्साइड। इनमें से कोई सा भी ऑक्साइड यहाँ पे नहीं बनेगा। ये वैसे Na2 बन सकता है, सही ना, मतलब ये सोडियम पर ऑक्साइड वैसे जनरली बनता है, ये वाला सोडियम पर ऑक्साइड जनरली बनता है, लेकिन सोडियम ऑक्साइड भी बन सकता है, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर है। तो ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बाकी 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन होंगे। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है गिवन ऑप्शन में अगर आपको टिक करना होगा तो आप इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर
कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर हमने अगर SO3 की मैक्सिमम यील्ड मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे। देखें, मैक्सिमम यील्ड निकालनी है, मतलब हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करनी है तो क्या किया जाए। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाता है तो आगे जाकर बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको पता है यहाँ पर 3 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, हाई प्रेशर करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। प्लस ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर भी चाहिए होगा। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो हमें लो टेम्परेचर करना पड़ेगा, यानी कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि एक मेटल को हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। एक मेटल को, सॉरी, अ मेटल कैन प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। एक मेटल जो है वो जो कि लेस रिएक्टिव हो, मोर रिएक्टिव हो या मॉडरेटली रिएक्टिव हो, वो आयरन को कैसे बचा सकता है रस्टिंग से। एक इनर्ट मेटल जो होता है, एक इनर्ट मेटल बेसिकली आयरन को रस्टिंग से बचा सकता है, जंग लगने से बचा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर इनर्ट का ऑप्शन ना होता, इन केस अगर इनर्ट का ऑप्शन ना होता देन लेस रिएक्टिव सही आंसर होता। आगे बढ़ते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन। यहाँ पूछा जा रहा है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो पाए जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड से क्या मुराद है, राइट हैंड साइड से मुराद है जैसे कि ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, या फिर फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये वाली जो साइड है ना, आप ये समझ लें कि 5A फिर 6A फिर उसके बाद 7A, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो राइट साइड पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि राइट साइड इज, राइट हैंड साइड जो है पीरियोडिक टेबल पे पाया जाता है तो अप साइड राइट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि कलर, अप साइड का मतलब है ऊपर के एलिमेंट्स, ऊपर के एलिमेंट्स हैं और साथ में सीधे हाथ पर है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कलर है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का जो कलर है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मेटल और लिगेंड के दरमियान का जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। खैर ये पूरी थ्योरी जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। NH3 फॉर्म्स PT, NH3 6 और Cl3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश मॉलिक्यूल ऑफ एन इथाइलिन डायमाइन। अच्छा, बोलने के ये जो अमाइन है ना, अमाइन 6, इसको बेसिकली इथाइलिन डायमाइन के कितने मोल्स आप रिप्लेस कर सकते हैं। जो अमाइन है ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसकी वैलेंस, इसका आप समझ लें कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 6। इथाइलिन डायमाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो तब जाके 6 हो जाएगा। 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बनाया तो इथाइलिन डायमाइन कितने चाहिए होंगे, हमें 3 चाहिए होंगे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्कोहल्स, 2 अल्कोहल्स का मतलब है 2 डिग्री अल्कोहल्स, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल्स हो गए। सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास आगे जाके कौन सी फैमिली प्रोड्यूस होगी, तो वो प्रोड्यूस होगी कीटोन फैमिली। कीटोन इज द राइट आंसर। अब मैं आपको पूरा बता देता हूँ। लेट्स से अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, यानी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनता है अल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है उससे हमारे पास बनता है कीटोन। और सही ना, ये ऑक्सीडेशन पे और है। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन। बेरी बेरी जो होती है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से क्रिएट होती है। विटामिन B1 कहलाता है थायामीन। तो ये लिखा हुआ है, जिस शख्स ने भी ये पहले सॉल्व किया है उसने ये पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो बॉन्ड जो कि अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ के रखता है, द बॉन्ड दैट होल्ड्स अमाइनो एसिड्स टुगेदर इन प्रोटीन इज, वो बॉन्ड जो कि अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन्स के अंदर जोड़ के रखता है तो वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करता है। बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। अच्छा, ये रिपीट हो गया। और वो बॉन्ड जो अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ के रखता है वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूसेस। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होगा। देखें, फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास देखो फॉर्मल्डिहाइड क्या है। फॉर्मल्डिहाइड एक अल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड जो है ना अल्डिहाइड कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आगे जाके बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। अब अगर आप ये समझ लें कि फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, इसके अंदर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा HCOOH। HCOOH जो होता है ये कहलाता है मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड या फिर हम इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। सही ना, हमारा मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड राइट आंसर होना चाहिए। अब मिथानॉल गिवन है, ये भी सही आंसर नहीं होगा, ये ना मिथानोइक एसिड होगा, ये ना उन्होंने मिथानॉल एसिड कर दिया है, ये इधर टाइपिंग मिस्टेक है, ये मिथानोइक एसिड होगा, तो मिथानोइक एसिड ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसिटिक एसिड जो है आप देख रहे हैं इधर भी एस्टिक एसिड कर दिया, एस्टिक एसिड, तो ये बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसलिए सही आंसर नहीं है, ईथर भी सही आंसर नहीं है, मिथानोइक एसिड इज द राइट आंसर। उन्होंने भी यही लिखा है मिथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड हम इसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे स्पीशीज जो है वो मेटा डायरेक्टर्स है सिवाय किसके, OH जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, COOH या COR या CHO ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टर हैं, तो ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। हमने बताना मेटा डायरेक्टर इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो है OH। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि पॉलीमराइजेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड विद CHCl। देखें ये CH2 डबल बॉन्ड विद CHCl जो है ये कहलाता है हमारे पास विनाइल क्लोराइड। अब ये विनाइल क्लोराइड है, तो जब हम इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये आगे जाके बनाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC इज द राइट आंसर। आगे हमसे कहा जा रहा है कि द रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड HCl प्रोड्यूसेस। जब एसिटिक एसिड का और HCl का रिएक्शन होगा, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH और हमारे पास HCl है, तो इनका दरमियान रिएक्शन होगा तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है CH3COOH ना एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH, और हमने इसको रिएक्ट करवाया किस चीज़ के साथ में, HCl के साथ में। HCl के साथ में रिएक्ट करूँगा तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन ये रिएक्ट करके OH रिएक्ट करके बनाएंगे H2O। अब ये जो Cl है ये इसके साथ में जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड विद और साथ में Cl, ये कहलाता है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड ये हमारे पास बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड NaOH। अगर हम सोडियम एसीटेट, ये रहा सोडियम एसीटेट CH3COONA, अगर हम इसको NaOH के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आगे जाके क्या बनेगा, यहाँ पे Na2CO3 बनता है, ये Na2CO3 बन जाएगा, प्लस ये हाइड्रोजन इस CH3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा CH4, तो यहाँ पे हमारे पास मीथेन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म। देखें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर मान लेते हैं CH3COOH और अल्कोहल्स के अंदर ले लेते हैं लेट से C2H5OH। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ईस्टर्स फॉर्म होते हैं, कैसे कि यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन और OH आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं H2O प्लस। H2O के बाद यहाँ पे C2H5 इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, OC2H5 इस कार्बन से आगे जुड़ेगा, बन जाएगा CH3COO और साथ में C2H5 हो जाएगा जो कि कहलाता है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट जो है वो एक ईस्टर है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ईस्टर्स। ईस्टर्स यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमने जितने भी MCQs आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएं अभी तक आपको उससे बड़ा फायदा हुआ होगा, और अगर आपको फायदा हुआ हमसे कुछ भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। क्या अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर 3Ds अकेडमी बाय शहरयार के अंदर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आज आपको पता है कि हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के MCQs को डिस्कस कर रहे थे, प्रीलियम पेपर्स डिफरेंट कॉलेजेस के, तो हमारी ये सीरीज़ चल रही थी। अभी तक हम 3 कोचिंग सेंटर्स को डिस्कस कर चुके हैं, कॉलेजेस को और कोचिंग मतलब मिला के, एक तो IJK कोचिंग सेंटर, एक DJ और एक मैक कॉलेजिएट। अब आज के दिन बारी है कॉलेज फॉर एडवांस स्टडीज़। आई डोंट नो ये कौन सा कॉलेज है, लेकिन कोई बड़ा ही कॉलेज लग रहा है कि हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, मैंने इनका नाम सुना है। इनका इंटरमीडिएट कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। बहरहाल हमें तो MCQs से गर्ज है। MCQs पर आता है। पहला MCQ ये क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवरी, कौन सी डिस्कवरी हुई थी जिसके नतीजे में हमें मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वापसी रिवाइज करना पड़ा था। तो ये जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी एक्सरेज की डिस्कवरी, और एक्सरेज की डिस्कवरी के बाद मॉसले ने एक्सरेज को एटॉमिक नंबर के साथ यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ उसका रिलेशनशिप ड्राइव किया, जिससे उसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट बनाया और एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर मॉसले ने नया पीरियोडिक टेबल पेश किया। तो ये था एक्सरेज की डिस्कवरी बाय रोंजन। उसके बाद जाके हमारे पास नया पीरियोडिक टेबल वजूद में आया। इप्सम सॉल्ट इसमें से किसका हाइड्रेट है, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं कि अमेलगम किस चीज का अलॉय है। अमेलगम जो है ना मरकरी के कंपाउंड्स को या मरकरी के अलॉय को कहा जाता है। तो सोडियम एंड कॉपर नहीं हो सकता, सोडियम एंड एल्यूमिनियम भी नहीं हो सकता, सोडियम एंड निकल भी नहीं हो सकता। सोडियम एंड मरकरी इसका कंपाउंड जो होगा वो कहलाएगा अलॉय। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का ये जो फॉर्मूला है ये किस चीज़ का, ये बेसिकली फॉर्मूला है डोलोमाइट का। डोलोमाइट इज द राइट आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं डायमंड का क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है 2.45। स्टेनलेस स्टील कंटेन्स क्रोमियम अप टू, पूछ रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कहाँ तक हो सकता है। स्टेनलेस स्टील की एक टाइप के अंदर क्रोमियम 18% तक भी हो सकता है, इसलिए 18% हमारा राइट आंसर होगा। बोला है आफ्टर हीटिंग एट हाई टेम्परेचर कोल इज कन्वर्टेड टू, जब हम कोल को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये होती है थर्मल डिस्टिलेशन। थर्मल थर्मल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, हम इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि कोल जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट होता है। एक तो कोल गैस में, एक कोल तार के अंदर, सही है, चैप्टर 6 में आपको मिल जाएगा, और एक कोक के अंदर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो वैलेरिक एसिड जो होता है वो कहा जाता है पेंटानोइक एसिड को। पेंटानोइक एसिड का मतलब ये है कि उसके अंदर 5 कार्बन एटम्स आपको नजर आएंगे। तो 5 कार्बन एटम यहाँ नहीं है इसलिए गलत। अच्छा, यहाँ पे 2 कार्बन एटम इसलिए ये भी गलत। यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन एटम इसलिए भी गलत। यहाँ पे CH2 है, CH2 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर लें, 3 कार्बन एटम, चौथा कार्बन एटम और 5वां कार्बन एटम, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉरी, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। एक सेकेंड, ये मुझे नीचे लाना पड़ेगा, गलती से ऊपर आ गया जज्बात में। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर क्या कह रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 9 के अंदर कह रहे हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, ये कंपाउंड्स कहलाते हैं आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इन फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड्स विच वन इज कंटेनिंग नाइट्रोजन इन इट। इन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो बेंजीन के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, टॉलिन के अंदर भी नाइट्रोजन नहीं होता, जाइलिन के अंदर भी नाइट्रोजन नहीं होता, एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। डैश आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। जो सोप्स होते हैं ना, ये सोप्स होते हैं बेसिकली सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के सोप, यहाँ पर राइट आंसर होगा। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A, जो हाइड्राइड्स ऑफ 5A होते हैं इसमें अमोनिया की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनियम इन दिस, क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है लीगेंसी को, बेसिकली कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं उनकी लिगेंसी के हिसाब से निकाला जाता है। अब देखें, इथाइलिन डायमाइन एक बायडेंटेट लिगेंड है, बायडेंटेट लिगेंड है तो इसकी वैलेंसी 2 काउंट होगी, 2 को मल्टीप्लाई करना है बाहर वाले 2 से, प्लस क्लोरीन की वैलेंसी 1 काउंट होगी क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो हो जाएगा 2, 2 टू 4, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन बिलो ओबेज मार्कोवनिकोव रूल ऑन रिएक्शन विद HCl। बोले इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है कि जो कि मार्कोवनिकोव रूल ओबे करता है, हम जब उसका रिएक्शन करवाते हैं HCl से, तो मार्कोवनिकोव रूल ओबे करता है एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो होगा वो मार्कोवनिकोव रूल ओबे करेगा। अनसिमेट्रिकल अल्कीन इसमें से कौन सा है, ये देखें, ये सिमेट्रिकल है इसलिए ये सही आंसर नहीं हो सकता। ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों रेडिकल्स एक जैसे, ये भी सही आंसर नहीं हो सकता। ये भी सिमेट्रिकल है, दोनों रेडिकल्स एक जैसे, ये भी सही आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों रेडिकल्स एक जैसे नहीं है, यहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई होगा, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोला जा रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड। वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ओलेफिन्स। ओलेफिन्स बेसिकली अल्कीन्स को ही कहा जाता है, तो यहाँ पे ओलेफिन्स हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। आगे लिखा है सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड। कार्बन एटम्स का आपस में जुड़ जाना, ये सेल्फ लिंकेज होना उनका क्या कहलाता है, ये चीज कहलाती है कैटिनेशन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। इथाइन, इथाइन sp2, इथाइन के अंदर फॉर्मूला होता है C2H2,
C2H2 के बजाय हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर कार्बन की बात करेंगे, इसके अंदर आपको एक सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है और बाकी 2 पाई बॉन्ड्स हैं। 2 पाई बॉन्ड्स होंगे तो ये हो जाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। मैं आपको कार्बन के लिए समझा देता हूँ। अगर तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, और अगर 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर और MCQs की वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।